हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशंस दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझते हुए उनका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 साइंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे और उन सभी शब्दों का उपयोग करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहां पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन 5 शब्दों का उपयोग करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो आइए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। यहां जो खाली जगह है, यहां पर हमें भरना है एक सही शब्द। तो देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के फसल अगर उगाए जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे फसल कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा फसल, यानी एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। अब यहां पर खाली जगह में हमें सही शब्द को भरना है। तो देखिए, फसल उगाने का प्रथम चरण जो है वह है मिट्टी की तैयारी, यानी खाली जगह पर कौन सा शब्द भराएगा? न तैयारी। यानी कंप्लीट जो सेंटेंस होगा वह होगा फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। अब यहां पर खाली जगह में कौन सा शब्द भराएगा? तो देखिए, क्षतिग्रस्त बीज को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो स्वस्थ बीज होते हैं वह पानी के तली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वह सतह पर तैरने लगते हैं। यानी यहां पर सही शब्द जो रहेगा वह होगा तैरने। यानी हम लिख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश एवं डैश आवश्यक हैं। अब यह खाली जगह पर क्या भराएगा? तो देखिए, फसल के पौधों के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक। तो यहां पर मिट्टी से वे प्राप्त करते हैं जल और पोषक। यानी हम कह सकते हैं कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल एवं पोषक आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम बी। अब कॉलम ए को हमें कॉलम बी से सही सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि कॉलम ए में कौन कौन सा शब्द है और कॉलम बी में क्या क्या है। कॉलम ए में पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और चौथा है कार्बनिक खाद। ठीक इसी प्रकार कॉलम बी में पहला है मवेशियों का चारा, दूसरा है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, तीसरा है पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, चौथा है गेहूं, चना, मटर और पांचवा है धान एवं मक्का। अब यहां पर कॉलम ए में जो सभी चीजें दिए हुए हैं और कॉलम बी में जो दिए हुए हैं, इन्हें हमें आपस में सही सही मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं सबसे पहला यानी खरीफ फसल को। तो खरीफ फसल का सही उदाहरण क्या है? धान और मक्का। यानी ए नंबर जो है वह ई नंबर से मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि खरीफ फसल जो है वह धान और मक्का से संबंधित है। अब हम मिलान करते हैं रबी फसल को। रबी फसल का एग्जाम्पल है गेहूं, चना और मटर।
यानी रबी फसल जो है ये मिलान हो जाएगा डी नंबर से, यानी 2 नंबर जो है वह डी नंबर के साथ मिल जाएगा। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, यानी कॉलम ए का जो 3 नंबर है वह कॉलम बी के बी नंबर से मैच हो जाएगा। अब लास्ट बचा है कार्बनिक खाद। तो इसका सही जो मिलान होगा वह होगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी कॉलम ए का 4 नंबर जो है वह कॉलम बी के सी नंबर से मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने कॉलम ए के प्रत्येक शब्द को कॉलम बी के साथ मिलान कर लिया। इस प्रकार क्वेश्चन 2 जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल, यानी इस क्वेश्चन में हमें खरीफ फसल के 2 उदाहरण देना है और रबी फसल के 2 उदाहरण देना है। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। खरीफ फसल के 2 उदाहरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर खरीफ फसल होता क्या है। देखिए, खरीफ फसल वे सभी फसल हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी इसकी अवधि जो होती है वह जून से सितंबर तक की होती है। तो खरीफ फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है धान और मक्का। तो इस प्रकार खरीफ फसल का 2 उदाहरण हमने लिख लिया। पहला है धान और दूसरा है मक्का। अब हम लिखते हैं रबी फसल के 2 उदाहरण। रबी फसल के 2 उदाहरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रबी फसल होता क्या है। रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है और इसकी अवधि होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और रबी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूं और मटर, यानी गेहूं जो है और मटर जो है ये शीत ऋतु में बोया जाता है। अब आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई और चौथा है थ्रेसिंग। अब इस क्वेश्चन में इन सभी टर्म के बारे में हमें पैराग्राफ लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई और चौथा है थ्रेसिंग। अब आइए एक एक टर्म का हम पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला टर्म है मिट्टी तैयार करना। अब आइए इसके बारे में हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। देखिए, फसल के उत्पादन का पहला चरण जो होता है वह होता है मिट्टी की तैयारी, क्योंकि जब तक हम मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तब तक उसमें बीज को बो नहीं सकते हैं। इसीलिए फसल उगाने का प्रथम चरण जो है वह है मिट्टी की तैयारी। हल चलाकर मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो किसान क्या करते हैं कि मिट्टी में हल चलाते हैं और मिट्टी को उलटते पलटते हैं और इस प्रकार उलट पलट करके मिट्टी को पोला बनाते हैं। तो इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। तो अगर जुताई ठीक ढंग से किया जाए तो इसमें 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें केंचुए और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि आसानी से हो सकती है। और केंचुए और लाभदायक सूक्ष्मजीव जो हैं ये फसल के पौधों के मित्र होते हैं, क्योंकि इसकी संख्या अगर मिट्टी में अधिक होगी तो फसल की पैदावार अधिक होगी। केंचुए और सूक्ष्मजीव फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। मिट्टी तैयार करने हेतु प्रमुख कृषि औजार हैं हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस प्रकार जो हमें टर्म दिया गया था मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में हमने पैराग्राफ लिख लिया। अब सेकंड टर्म हमारे पास है वह है बुआई।
अगला टर्म हमारे पास है बुआई। मिट्टी में बीजों को बोने की क्रिया को बुआई कहते हैं। किसान जब मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि बीजों को मिट्टी पर बोते हैं ताकि उन बीजों से पौधे जन्म ले सके। तो इसी क्रिया को यानी बीज को बोने की क्रिया को ही बुआई कहा जाता है। यह फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है। देखिए, बुआई जो है ये फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है। बुआई के लिए अच्छी किस्म की साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। देखिए, ये जो चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुआई के क्रम में अगर अच्छी किस्म के बीज का उपयोग नहीं किया जाए तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए बुआई के लिए हमेशा अच्छी किस्म की और साफ और स्वस्थ बीजों का ही चयन किया जाता है। बुआई के परंपरागत औजार हैं कीप। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि बीजों की बोने की क्रिया को करने के लिए कीप का सहारा लेते हैं। बुआई हाथों से भी की जा सकती है। कुछ किसान बीजों को बोने के लिए अपने हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। बहुत बड़े भूभाग में अगर बीजों को बोने की काम करना हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है ना, सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सीड ड्रिल जो है ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार बुआई के बारे में हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है निराई। अब हम निराई के बारे में पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। देखिए, किसान जब फसल उत्पादन करते हैं तो अपने खेत में फसल पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे और घास फूस भी उगाते हैं। तो ऐसे पौधों को यानी फसल के पौधे के अलावा जितने भी प्रकार के घास फूस या अवांछनीय पौधे होते हैं इन सभी को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। देखिए, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए खरपतवार को समय समय पर हटाना जरूरी है और इसी खरपतवार को हटाने की क्रिया को ही कहा जाता है निराई। निराई का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से भी किया जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड्स कहते हैं। देखिए, बड़े भूभाग में अगर फसल का उत्पादन किया जाता है तो उतने बड़े क्षेत्र में हाथों से या खुरपी से खरपतवार को हटाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के रसायन यानी जो खरपतवार को नियंत्रित करे इस तरह के रसायन को खरपतवार नाशी यानी इंग्लिश में इसे वीडिसाइड्स कहते हैं। खरपतवार नाशी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2,4-D। ये 2,4-D जो है ये एक खरपतवार नाशी का नाम है और इसका इस्तेमाल किसान क्या करते हैं ना, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल खेतों में करते हैं। खेतों में इनका छिड़काव करने पर खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। देखिए, इसका कारनामा क्या है कि जब इस रसायन का छिड़काव हम अपने खेत पर करते हैं तो जो खरपतवार होते हैं, जो घास फूस होते हैं वे सभी तो मर जाते हैं लेकिन हमारे फसल को कोई क्षति नहीं होती है। इसलिए इस दृष्टिकोण से खरपतवार नाशी का उपयोग सुविधाजनक होता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। चूंकि खरपतवार नाशी जो है वह एक रसायन है और इसका अधिक अगर उपयोग किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, यानी ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। इसीलिए खरपतवार नाशी का प्रयोग कम से कम किया जाए तो बेहतर है। अब अगला टर्म हमारे पास है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। देखिए, जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो किसान उस फसल की कटाई करके अपने खलिहान ले आते हैं। अब इन काटी गई फसल से बीजों को अलग किया जाता है। तो बीजों को अलग करने की इसी प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों को अलग करने के लिए थ्रेशर का उपयोग किया जाता है।
देखिए थ्रेसर जो है वह एक मशीन का नाम है और यह थ्रेसर का उपयोग किया जाता है काटी गई फसल से बीजों को अलग करने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी इस क्वेश्चन में हमें खाद और उर्वरक के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लिखेंगे उर्वरक और खाद में निम्नलिखित अंतर हैं। अब क्या क्या अंतर है देखते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे उर्वरक और एक तरफ खाद। अब हम खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करेंगे। खाद जो है इसमें हम लिख सकते हैं कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। चूंकि खाद जो है वह एक प्राकृतिक पदार्थ है और ये कैसे प्राप्त होता है, ये गोबर या पौधों एवं जंतुओं के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। वहीं पर उर्वरक के केस में हम लिख सकते हैं कि उर्वरक जो है वह एक मानव निर्मित रसायन है। यानी ये एक केमिकल पदार्थ है जिसका निर्माण मनुष्य खुद करता है। अगला अंतर देखते हैं। खाद किसान अपने खेतों में बनाते हैं जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कि खाद का उत्पादन किसान खुद अपने खेतों में करते हैं जबकि उर्वरक का उत्पादन जो है वह फैक्ट्रियों में होता है रासायनिक विधि द्वारा। नेक्स्ट अंतर अब देखते हैं। अगला अंतर है कि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलती है। ह्यूमस जो है वह एक कार्बनिक पदार्थ है और ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो खाद का अगर इस्तेमाल किया जाए खेतों में तो इसमें मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, लेकिन इस तरह की स्थिति उर्वरक के साथ नहीं होती है। यानी इस दृष्टिकोण से खाद बेहतर होता है उर्वरक की तुलना से। खाद के केस में हम लिख सकते हैं कि इसमें तुलनात्मक रूप से कम पोषक तत्व होते हैं जबकि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। चूंकि खाद का निर्माण जो है वह किसान खुद अपने खेतों में करते हैं और इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वह कम होते हैं, लेकिन उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में रासायनिक विधि द्वारा होता है। इसीलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अगला महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है जबकि पानी में घुलनशील होने के कारण उर्वरक का अवशोषण शीघ्र हो जाता है। देखिए खाद का अवशोषण जो है ये पौधे धीरे धीरे करते हैं, लेकिन अगर खेतों में उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो इसका अवशोषण पौधों की जड़ें बहुत तेजी से करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है खाद और उर्वरक के बीच। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिंचाई किससे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यह लिखना है कि सिंचाई किससे कहते हैं। उसके बाद जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंचाई किससे कहते हैं। निश्चित अंतराल पर फसल पौधों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फसल के पौधों में अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर जल की आवश्यकता होती है। तो जल देने की इसी प्रक्रिया को यानी निश्चित अंतराल पर फसल पौधों में जल देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जल संरक्षित करने वाली 2 ऐसी विधि, सिंचाई की 2 ऐसी विधि जो जल की फजूल खर्चा को बचाती है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की 2 प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला तो यह है कि छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। तो इन 2 विधियों के जरिए हम जल की बर्बादी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं।
अब आइए इसमें एक एक करके हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि छिड़काव तंत्र क्या है और ड्रिप तंत्र क्या है। छिड़काव तंत्र, इसे इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर नोजल लगे होते हैं। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पाइपें बिछी हुई रहती हैं और इसमें जो वर्टिकल पाइप्स होती हैं यानी ऊर्ध्व पाइप होती हैं उसके ऊपरी सिरे पर नोजल लगे हुए रहते हैं। इसमें पानी का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। तो जहां पर इस तरह के सिस्टम लगाए गए हैं वहां पर सिंचाई की जो तरीका है वह इस तरह से होते हैं जैसे कि वर्षा हो रही है। अगला है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल पाइपों के जरिए बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। देखिए इस सिस्टम की खासियत यह है कि पूरे भूखंड में पाइपें बिछी हुई रहती हैं और पतली पतली पाइपें सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती हैं और इन पाइपों के जरिए पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है कि पानी की बर्बादी नहीं होती है। यह सिस्टम वैसे जगह में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जहां पानी की कमी होती है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इस प्रकार हमने दो विधियों का वर्णन कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए खरीफ फसल वैसे फसल हैं जिसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है और रबी फसल वैसे ऋतु हैं जिससे शीत ऋतु में बोया जाता है। तो गेहूं जो है वह एक रबी फसल है जिससे शीत ऋतु में ही बोया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर गेहूं को हम खरीफ ऋतु में उगाने की कोशिश करें तो क्या होगा। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। गेहूं एक रबी फसल है जिससे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जबकि खरीफ फसलों की खेती वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक होती है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रबी फसल की जो खेती होती है वह शीत ऋतु में होता है और खरीफ फसल की जो खेती होती है वह वर्षा ऋतु में होती है। इस ऋतु में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि खरीफ ऋतु में क्या होता है कि उसमें वर्षा अधिक मात्रा में होती है, लेकिन गेहूं की जो फसल है वह एक रबी फसल है। तो हम लिख सकते हैं यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पानी की अधिकता के कारण यह सड़कर खराब हो जाएगा और फसल खत्म हो जाएगी। चूंकि गेहूं जो है वह रबी फसल है, इसीलिए अगर इससे खरीफ ऋतु में उगाने की कोशिश किया जाए तो पानी की अधिकता के कारण यह फसल सड़कर खराब हो जाएगा और फसल जो है वह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मौसम शीत ऋतु ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। चूंकि खेत में जो है लगातार फसल उगाने से क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अगर किसी एक खेत में हम हर सीजन में फसल उगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती चली जाएगी। इससे मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। देखिए होता क्या है कि अगर हम हर सीजन में किसी खेत में फसल लेते रहें तो पौधों की जड़ें उस मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को बार बार अवशोषण करती रहती हैं, जिसके कारण उस मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना स्वाभाविक है। इसलिए खेतों में लगातार फसल नहीं उगाना चाहिए। इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए कि 1-2 सीजन हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही परती छोड़ देना चाहिए।
तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अगर बीच बीच में एक दो सीजन हम खेत को परती छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो कमी हुई थी वह पूर्ण हो जाएगी। फसल चक्रण पद्धति को अपनाकर भी मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि फसल चक्रण पद्धति अगर हम अपनाएंगे तो इसमें भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि दो अनाजों के बीच एक दलहन पौधों की खेती की जाती है, क्योंकि दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि खरपतवार क्या है और खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। देखिए, जब किसी खेत में फसल का उत्पादन किया जाता है तो फसल पौधों के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी साथ में उगाते हैं, घास फूस या कोई अन्य अवांछनीय पौधे। तो इस तरह के अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है, क्योंकि खरपतवार जो है वह फसल को क्षति पहुंचाते हैं, इसीलिए समय समय पर खरपतवार को हटाते रहना चाहिए। तो खरपतवार को हटाने की इसी प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। खरपतवार का नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि खरपतवार जो है ये फसल के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए खरपतवार का नियंत्रण अति आवश्यक है फसल उत्पादन के केस में। तो खरपतवार को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ विधियां हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला तो यह है कि फसल उगाने से पहले खेतों की जुताई की जानी चाहिए, ताकि खरपतवार मिट्टी में दबकर मर जाए। देखिए, खेतों की जुताई का एक फायदा यह भी है कि इसमें जितने भी तरह के खरपतवार या घास फूस जो भी होते हैं वे मिट्टी में दबकर मर जाते हैं, और जब हम उसमें कोई फसल का उत्पादन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें खरपतवार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए फसल उगाने से पहले खेतों की जुताई अच्छी तरह से की जानी चाहिए। अगला तरीका यह है कि समय समय पर हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवारों को हटाते रहना चाहिए। देखिए, जब कभी भी हम फसल का उत्पादन करते हैं तो फसल के पौधों के साथ साथ खरपतवार का उग आना स्वाभाविक है। तो ऐसे केस में समय समय पर हाथों के द्वारा या फिर खुरपी की सहायता से खरपतवारों को हटाते रहना चाहिए। खरपतवारों को हटाने का तरीका और एक ये है कि खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग से भी इन खरपतवार को हटाया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि खरपतवार को हटाने के लिए हम हाथ या खुरपी का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रसायन भी हैं जिसका उपयोग करके हम खरपतवार को हटा सकते हैं। जब हम अपने खेत में खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं तो उसमें जो खरपतवार होते हैं वे तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं होती है। तो इस तरह के रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है। अब इस तरह के रसायनों के साथ एक दिक्कत भी है। इस तरह के रसायन का अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करें तो ये जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जहां तक संभव हो सके खरपतवार नाशी का उपयोग कम से कम ही करना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि बॉक्स के अंदर हैं। तो इन सभी बॉक्सों को हमें सही क्रम में सजाना है ताकि गन्ने की फसल की उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो क्वेश्चन में कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उसमें पहला तो यह है
कि 1 नंबर में है कि फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा नंबर है सिंचाई, तीसरा नंबर में है कटाई, चौथा नंबर में है बुआई, पांचवा है मिट्टी तैयार करना, छठा है खेत की जुताई करना और सातवां है खाद देना। अब इन सभी बक्सों को हमें सही क्रम में सजाना है ताकि ये गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गन्ने की खेती का सही क्रम हम इस प्रकार सजा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मिट्टी तैयार करना होगा, यानी मिट्टी में जितने तरह के ऊंच नीच हैं सभी को समतल कर देना होगा और मिट्टी हमें तैयार करना होगा। यानी प्रथम चरण जो होगा वह होगा मिट्टी तैयार करना। इसके बाद का जो चरण होगा वह होगा खेत की जुताई करना, क्योंकि जब तक हम मिट्टी को ठीक से जोतेंगे नहीं तब तक उसमें फसल की पैदावार नहीं होगी। इसीलिए मिट्टी तैयार करने के बाद का चरण है खेत की जुताई करना। और जब खेत की जुताई हो गई उसके बाद का चरण है बुआई। खेत की जुताई करने के बाद क्या करेंगे, बीजों की बुआई करेंगे। तो इस प्रकार इसके बाद का चरण हो गया बुआई। बुआई करने के बाद अगला चरण जो होगा वह होगा खाद देना, क्योंकि खाद जब तक हम नहीं देंगे तब तक फसल की पैदावार ठीक से नहीं हो पाएगी। इस प्रकार खाद देना भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो चरण है वह है सिंचाई, क्योंकि जब तक हम सिंचाई नहीं करेंगे तब तक बीजों से अंकुरन निकलेगा नहीं, यानी फसल का जो है फसल के पौधे का जन्म नहीं होगा। इसीलिए खाद देने के बाद अगला चरण जो है वह है सिंचाई। और सिंचाई के बाद का जो चरण है वह है कटाई, क्योंकि जब फसल पककर तैयार हो जाएगा तो उस टाइम फसलों की कटाई अनिवार्य है। और फसल की कटाई करने के बाद का जो चरण है तब आता है हमारा कि फसल को चीनी मिल में भेजना, क्योंकि गन्ने से जब हमें चीनी प्राप्त करना होगा तो हमें फसल को चीनी मिल में भेजना होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन काफी उबाऊ है, और पहले तो हमें ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है और मजेदार भी है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ खाली बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें हमें कुछ फिल अप करना है, और फिल अप करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। उसमें से ऊपर से नीचे की ओर हमें जब फिल करना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है ये दिया गया है। उसमें पहला जो 1 नंबर की जो है वह है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। दूसरा नंबर में है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तीसरे नंबर में है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और छठा नंबर में है फसल पक जाने के बाद काटना। ठीक इसी प्रकार जब हम बॉक्सों को बाएं से दाएं की ओर फिल करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। उसमें पहला है शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें। चौथा नंबर में है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। पांचवा नंबर है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। और सातवां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन को हमने देखा है, उसमें अब हमें एक चीज देखना है कि हमें एक बॉक्स दिए जाएंगे। अब इनमें हमें इन बॉक्स को भरना है। तो आइए सबसे पहले हमें बॉक्स को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खाली बॉक्स दिए गए हैं, इन सभी बॉक्सों को हमें शब्दों से भरना है। तो इसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है जो कि हमने इस क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस किया। उसमें पहला जो
एक नंबर में है उसमें हमारा ये है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, जो कि हमने अभी देखा। तो एक नंबर जो है बॉक्स, वहां से हमें ऊपर से नीचे की ओर फिल करना है, और उसमें क्या फिल करना है, तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो चूंकि एक नंबर बॉक्स में पहले से लिखा हुआ है रॉ, यानी सिंचाई का एक ऐसा पारंपरिक तरीका का नाम बताना है जो कि रॉ से शुरू होता है, यानी वह है रहट। तो रॉ तो लिखा हुआ है, अब हमें लिखना है ह और ट। तो इस प्रकार हमारा ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो हमने फिल किया एक नंबर बॉक्स से नीचे की ओर, तो इसमें हमने सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका का नाम फिल कर दिया, और वह है रहट। अब आगे देखते हैं। अब हम फिल करते हैं बॉक्स नंबर 1 से बाएं से दाएं की ओर। तो इसमें एक नंबर बॉक्स जो है उसमें रॉ लिखा हुआ है, इसके दाएं वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना है। तो चूंकि एक नंबर में पहले ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें हमें लिखना है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, यानी शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उसका नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि वैसे फसल को रबी फसल कहा जाता है। तो रॉ तो लिखा हुआ है, और इस बॉक्स के दाईं ओर हमें बी लिख देना है, यानी रवि कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमें 3 नंबर बॉक्स से ऊपर से नीचे की ओर फिल करना है। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 नंबर में हमें लिखना है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वैसे फसल को क्या कहा जाता है, जिससे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो उस तरह के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। तो अंत में जो फ है वो तो लिखा हुआ है, यानी 3 नंबर में हमें ख भरना है, उसके बाद री भरना है, और फिर फ तो पहले से है। इस प्रकार खरीफ हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम भरते हैं बॉक्स नंबर 2 से ऊपर से नीचे की ओर। तो चूंकि 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या भरना है, न बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो इससे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं पशुपालन। अगर हम बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करें तो इस क्रिया को कहा जाता है पशुपालन। तो 2 नंबर में हमें प लिखना है, और शु तो पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद हमें पा लिखना है, उसके बाद ल लिखना है, और उसके बाद न लिखना है। तो इस प्रकार बॉक्स नंबर 2 से ऊपर से नीचे की ओर हमारा हो गया पशुपालन। अब आगे देखते हैं। अब हम भरते हैं बॉक्स नंबर 5 से बाएं से दाएं की ओर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 हम कैसे भरेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि रासायनिक पदार्थ जो पौधों की पोषक प्रदान करते हैं। तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उर्वरक। तो यानी बॉक्स नंबर 5 में हम उ लिखेंगे, वह तो लिखा हुआ है, इसके बाद रॉ लिखेंगे, और 6 नंबर में क लिखेंगे। यानी बॉक्स नंबर 5 से बॉक्स नंबर 6 तक हमें उर्वरक शब्द भरना है, जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम भरते हैं बॉक्स नंबर 6 से ऊपर से नीचे की ओर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 हम कैसे भरेंगे, इसमें लिखा हुआ है फसल पक जाने के बाद काटना। तो फसल पक जाने के बाद काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, न कटाई कहा जाता है। तो बॉक्स नंबर 6 में क तो लिखा हुआ है, उसके बाद हम टा लिखेंगे, और ई पहले से लिखा हुआ है, यानी हो गया कटाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बॉक्स नंबर 7 से बाएं से दाएं की ओर फिल करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 हमें कैसे फिल करना है, न खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, न उससे कहा जाता है निराई। यानी 7 नंबर बॉक्स में हम नी फिल करेंगे, उसके बाद रा फिल करेंगे, और ई पहले से हैं, यानी निराई कंप्लीट हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। और स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक्स।